Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about homeostasis. होम्योस्टेसिस क्या है, ये किस तरीके की प्रोसेस होती है और इसके एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से होम्योस्टेसिस की। The homeostasis is a physiological process by which the internal environment of the body is maintained. किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक प्रोसेस मिलती है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मिलती है जिसको कहते हैं होम्योस्टेसिस, और उसके थ्रू जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहता है या मेंटेन रहता है। अब ये प्रोसेसेस बहुत सारी हो सकती हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, और इनकी वजह से जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, मतलब बॉडी में जितनी भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं, इनको मेंटेन रखना ज़रूरी है। चाहे अगर हम हीट की बात करें, ग्लूकोज लेवल की बात करें, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के लेवल की बात करें, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी ज़रूरी है। और मेंटेन का मतलब होता है सफिशिएंट अमाउंट में बने रहना, ना तो ज़्यादा हो ना कम हो। दोनों में ही प्रॉब्लम आ सकती है, अगर ज़्यादा है तो भी और अगर कम है तो भी। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 3 मेन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे, और भी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। और एक बात है, ये जो होम्योस्टेसिस की प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल। अगर होम्योस्टेसिस ना हो, बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी के लिए, उसको कांस्टेंट स्टेबल बनाए रखने के लिए, उसकी जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ों का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये जो होम्योस्टेसिस की प्रोसेस है, अगर ये ना हो और इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसमें क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो या टेम्परेचर बहुत लो हो जाए, ब्लड वॉल्यूम बहुत इंक्रीज़ हो जाए, ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज़ हो जाए, तो ये सारी कंडीशंस जो हैं इनका मेंटेन रहना ज़रूरी है, और इसके लिए होम्योस्टेसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू जानते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का मीनिंग होता है टेम्परेचर से, और रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस, टेम्परेचर का मेंटेनेंस। A process which maintain body's core internal temperature is called thermoregulation. It helps in stabilizing the internal environment and maintain our internal temperature between 98 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius to 100 degree Fahrenheit और 37.8 डिग्री सेल्सियस। इतने तक हमारे बॉडी का कोर इंटरनल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए ये प्रोसेस चलती है जिसका नाम है थर्मो रेगुलेशन। किसी भी कंडीशन में कुछ फैक्टर्स ऐसे आते हैं जिसकी वजह से ये इंक्रीज़ हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल फीवर है तो उसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन फिर उसको मेंटेन कर दिया जाता है। अगर तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मेंटेन हो जाता है, और इतने तक ही इसको मेंटेन रखते हैं। अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो भी हमारे इंटरनल जो ऑर्गन है उन पे इसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, डेथ भी हो सकती है। और अगर बहुत लो हो गया टेम्परेचर, हीट जो है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, उससे उसका भी बुरा ही इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे, डेथ भी हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन, ये जो थर्मो रेगुलेशन है ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से होम्योस्टेसिस जो है वो बरकरार रहता है। किस तरीके से रेगुलेशन होता है, स्वेटिंग और वैसोडाइलेशन की प्रोसेस होती है। अगर बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ है तो स्वेटिंग होगी, जिसके वजह से जो कूल डाउन की प्रोसेस है उसके बाद हम कूल हो जाएंगे। और वैसोडाइलेशन इज़ द डायलेशन ऑफ वेसल्स। जो वेसल का जो डायामीटर होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, उसे कहते हैं वैसोडाइलेशन। उसकी वजह से भी जो ब्लड है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो थोड़ा लो हो जाता है, और उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। और जब बॉडी में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो हो गया है, या थोड़ा सा मतलब उसको सफिशिएंट अमाउंट में बनाने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में वैसो कंस्ट्रिक्शन की प्रोसेस होती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब कंस्ट्रिक्शन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेसल्स, जो हमारी वेसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और उससे जो हीट प्रोड्यूस है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। और थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस क्या है, थर्मोजेनेसिस का मीनिंग होता है डेवलप करना, बिल्डअप करना हीट को, इसलिए इसको थर्मोजेनेसिस कह रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ हीट। और ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी ऑर्गन से हम शिवर करके डेवलप कर सकते हैं हीट को। हार्मोनल तरीके से भी ये बैलेंस किया जाता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करके। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से जो एटीपी है वो ज़्यादा, एनर्जी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी क्या है, एक तरीके से हीट ही है, तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से जो
अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लो हो गया है तो वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड थर्मोजेनेसिस के थ्रू उसको इंक्रीज़ किया जाता है। एंड अगर वो ज़्यादा बढ़ चुका है, कूल डाउन करने की ज़रूरत है, तो स्वेटिंग और वैसोडायलेशन के लिए वैसोडायलेशन की प्रोसेस होती है जिससे इसको कूल डाउन किया जाता है। बॉडी के टेम्परेचर को सफिशिएंट लेवल पे बनाए रखने का प्रोसेस होती है थर्मोजेनेसिस, और इस पे कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट एग्जांपल है थर्मो रेगुलेशन किसका, होम्योस्टेसिस का, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है होम्योस्टेसिस का ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन। ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है और शुगर लेवल है उसका रेगुलेशन, उसका मेंटेनेंस किस तरीके से होता है। इन द ब्लड द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज और द शुगर शुड बी मेंटेन एंड दिस मैकेनिज्म इज कैरीड बाय टू पेनक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। पेनक्रियाज ग्लैंड से, पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन और एंडोक्राइन सिक्रीशन दोनों टाइप की सिक्रीशन को सिक्रीट करती है। इसका एंडोक्राइन सिक्रीशन है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो एक हार्मोन है, दोनों क्या है, हार्मोन्स हैं, और ये रेगुलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को। किस तरीके से, इंसुलिन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, इंक्रीज करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जिसे हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, जिससे जो ग्लाइकोजन है वो तो क्या है, एक पॉलीमराइज्ड फॉर्म है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड, और ये पॉलीसेकेराइड है, और इसको स्टोर कर दिया जाता है लंग्स में। इस तरीके से जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये स्टोर हो गया है लंग में। इस वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर इंक्रीज हो गया है तो, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया है और उसे सफिशिएंट अमाउंट में बनाए रखना है तो इंसुलिन काम करेगा, और ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बाय द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। और दूसरा जो हार्मोन है वो कब काम करेगा, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उससे क्या करेगा, इंक्रीज करने में ये हेल्प करेगा। कैसे करके, ग्लाइकोजेनोलाइसिस के थ्रू ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा, तोड़ देगा, किसमें, ग्लूकोज में। इस तरीके से जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी का वो मेंटेन रहेगा, और ये भी क्या है, एक होम्योस्टेसिस की प्रोसेस है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू जानते हैं होम्योस्टेसिस को, और ये एग्जांपल है ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन का। ब्लड वॉल्यूम किस तरीके से रेगुलेट होती है होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए, इंटरनल इन्वायरमेंट को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। ब्लड वॉल्यूम क्या है, पहले तो ब्लड वॉल्यूम इज द ब्लड, जितना भी हमारे बॉडी में जो भी सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, प्लस जितना किसी ऑर्गन के पास प्रेजेंट है, स्टोर किया हुआ है, वो सारा जितना भी ब्लड प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम क्या कहलाएगा, ब्लड वॉल्यूम कहलाएगा। द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सोडियम इनटेक एंड एक्सक्रीशन बाय किडनीज। पहले तो ये डिपेंड करता है वाटर कंटेंट और सोडियम कंटेंट पे, कितना बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो है या नहीं, वाटर बैलेंस है या नहीं, और ये भी होम्योस्टेसिस के ही पार्ट्स हैं। मतलब जो वाटर बैलेंस है वो भी मेंटेन रहना चाहिए, बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो भी सफिशिएंट होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन रहना चाहिए। जैसा कि जो ब्लड है वो डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में। ब्लड पहले तो ब्लड लिक्विड पार्ट में जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और एक सेलुलर कंपोनेंट होते हैं जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स आती हैं। तो इनका भी रेगुलेशन ज़रूरी है, ये भी ब्लड का पार्ट है। तो इन सब का रेगुलेशन होना ब्लड वॉल्यूम का रेगुलेशन कहलाता है। और प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रोलाइट में से भी आपका सोडियम सबसे ज़्यादा है। तो अगर इनका मेंटेन रहेगा, वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा, तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी बैलेंस रहेगी। और साथ ही साथ बाकी जो अदर कंपोनेंट्स हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स, उनका भी रेगुलेशन ज़रूरी है। तो किस तरीके से रेगुलेट होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। किडनीज़ जो है वो रेगुलेट करती है ब्लड वॉल्यूम को, और किडनीज़ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती हैं। पहले तो ये रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू किस तरीके से ये करती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू अगर वाटर ज़्यादा है या इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम होगा, इनका वाटर का भी और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी, सोडियम का भी, और वो एक्सक्रीट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। उसी के साथ, यूरिन के साथ ही ये क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे। लेकिन अगर बॉडी में कम वाटर प्रेजेंट है या कम इलेक्ट्रोलाइट है तो इनको बैलेंस करने के लिए इनकी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है,
इनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और ये रीअब्जॉर्ब होके वापस ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे। इस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन से ये या तो ये मेंटेन करता है। बाकी एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और ये तब काम करता है जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि ये इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। रेनिन एक टाइप का एंजाइम है, हार्मोन कह सकते हैं। ये सिक्रीट होता है किडनी से, और ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को, एक प्रीकर्सर है, और इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू। एंजियोटेंसिन हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए वैसोकंस्ट्रिक्शन के थ्रू। और उसके बाद एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है, किसकी वजह से, एंजियोटेंसिन जो है वो स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन का सर्कुलेशन, और एल्डोस्टेरॉन का स्टिमुलेट करके इसको इंक्रीज़ करता है। एल्डोस्टेरॉन एक एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है, और इसकी वजह से सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेंटेन रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए इसके रिटेंशन को ये बढ़ा देता है। इलेक्ट्रोलाइट अगर कम है बॉडी में तो इसकी रिटेंशन को ये बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज़ होंगे तो वाटर जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन एक और हार्मोन काम करता है, ये भी किडनीज़ के थ्रू सिक्रीट होता है, और ये हेल्प करता है इंक्रीज़ करने में आरबीसीज़ की नंबर को। आरबीसीज़ जो है, इरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आरबीसीज़ फॉर्म होती है, कहाँ से, बोन मैरो से, और बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आरबीसीज़ को डेवलप करे, आरबीसीज़ को उत्पन्न करे। तो इसलिए ये हेल्पफुल है किसके लिए, सेलुलर जो कंपोनेंट है उनको इंक्रीज़ करने के लिए। डब्ल्यूबीसीज़ के केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ से कुछ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं डब्ल्यूबीसीज़ के प्रोडक्शन को। एक और हार्मोन है जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये जो किडनीज़ है, किडनीज़ में नेफ्रॉन्स का जो लास्ट वाला पोर्शन है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट वाला, वहाँ पे सिक्रीट होता है। वहाँ पे से ये वाटर रिटेंशन और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो। लेकिन इसका प्रोडक्शन होता है हाइपोथैलेमस में, और सिक्रीशन होता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। केवल ये काम कहाँ पे करता है, नेफ्रॉन्स में लास्ट वाला पोर्शन जो है वहाँ पे। इसके अलावा भी होम्योस्टेसिस के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे हीमोस्टेसिस और ब्लड कोआगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ब्लड पीएच रेगुलेशन, ब्लड ऑक्सीजन रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। ये सारे भी एग्जाम्पल हैं किसके, होम्योस्टेसिस के, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के। अब समझ में आ गया होगा इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कैसे रखा जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच।